Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video lecture of IFRS 16 leases. This is Murtuza Qaid, faculty member for financial reporting at IQ School of Finance. लास्ट दो लेक्चर में हमने IFRS 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी और हमारे पास IFRS 16 में जो लेसी की पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी उनको हमने समराइज किया था। आज के इस लेक्चर में हमने लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करना है। सबसे पहले IFRS 16 लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग बयान करने से पहले लीज को क्लासिफाई करता है बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, यानी कि एक लेसोर एक IFRS 16 के तहत लीज कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से अकाउंट फॉर करेगा। ये डिपेंड करता है कि आइदर वो लीज लेसोर के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में फर्क ये है कि फाइनेंस लीज में अंडरलाइंग एसेट की ओनरशिप के सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एक अंडरलाइंग एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर नहीं होते। तो सबसे पहले आर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी। इफ यस इट इज फाइनेंस लीज, इफ नो इट इज ऑपरेटिंग लीज। बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सटेंस की बेसिस पे बनाते हैं, तो सब्सटेंस को हम लीगल फॉर्म के ऊपर एक प्रायोरिटी देते हैं। तो लीगल टाइटल ट्रांसफर हो या ना हो इससे एसेट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक अंडरलाइंग एसेट के सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर होते हैं तो ये फाइनेंस लीज है, अदरवाइज लीज ऑपरेटिंग लीज कंसीडर की जाएगी। अब IFRS 16 हमें एक लीज को फाइनेंस लीज बनाने के कुछ 5 क्राइटेरियाज डिफाइन करता है। अगर इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाए तो लीज लेसोर के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस लीज है, और अगर इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट ना हो तो फिर हमारी लीज ऑपरेटिंग लीज कंसीडर की जाएगी। क्राइटेरिया नंबर 1, ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन है कि एक लीज एसेट की ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर ये लीज फाइनेंस लीज कंसीडर की जाएगी। क्राइटेरिया नंबर 2, ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस दैट इज लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया है और बार्गेन परचेज प्राइस एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू या एसेट की एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म से कम रखी गई है, तो मोस्ट लाइकली है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और फिर ये लीज आपकी फाइनेंस लीज क्लासिफाई हो जाएगी। क्राइटेरिया नंबर 3, लीज टर्म रिप्रेजेंट्स मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज 75% और मोर ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का 75% या उससे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी एंजॉय कर रहा है, ये लीज फाइनेंस लीज है। क्राइटेरिया नंबर 4, present value of lease payment is more than fair value of the asset or substantially equal to the fair value of the asset, that is 90% or more। एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी लेसोर को जो कुछ पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रेंटल, इन द फॉर्म ऑफ GRV, इन द फॉर्म ऑफ बार्गेन परचेज प्राइस, इन सारी पेमेंट्स को हमने लीज पेमेंट्स का नाम दिया था। अगर सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू एसेट की फेयर वैल्यू एट द कमिटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लीज का सब्सटेंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट करती है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एसेट की फेयर वैल्यू का 90% या उससे ज्यादा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब है कि इसका सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेसी ही एंजॉय करने वाला है और ये लीज आपका फाइनल लीज बन जाएगा। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास, लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर। अगर अंडरलाइंग एसेट इस स्पेशलाइज नेचर का है कि उसे सिर्फ एक गिवन लेसी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि ये स्पेसिफिक लेसी के लिए बनाया गया है, तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेसी एंजॉय कर रहा है और ये लीज हमारी फाइनल लीज बन जाएगी। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो कि IFRS 16 हमें प्रोवाइड करता है एक लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज की क्लासिफिकेशन के लिए। अगर 5 में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाता है तो हमारी लीज फाइनेंस लीज है, अदरवाइज हमारी लीज ऑपरेटिंग लीज है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स है, इनकी बेसिस पे सिर्फ आप असेस कर रहे होगे, लेकिन आपने अल्टीमेट कंक्लूजन इन 5 क्राइटेरिया की बेसिस पे ही करना है, आदर की लीज फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लेसोर के पर्सपेक्टिव से लीज फाइनेंस लीज क्लासिफाई होती है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। लेसोर कमिटमेंट डेट पे, अगेन कमिटमेंट डेट क्या होती है सर? कमिटमेंट डेट वो दिन है जिस वक्त लेसोर अंडरलाइंग एसेट का राइट टू यूज लेसी को ट्रांसफर करता है। कमिटमेंट डेट इज नॉट द लीज एग्रीमेंट और लीज कॉन्ट्रैक्ट डेट, इट इज द डेट when the right to use of underlying asset is made available to the lessee। जिस वक्त अंडरलाइंग एसेट का राइट टू यूज लेसोर लेसी को मेड अवेलेबल कर दे, ये आपकी कमिटमेंट डेट है। तो कमिटमेंट डेट पर लेसोर अपने पास से अंडरलाइंग एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर देगा, यानी कि जो भी उसके पास अंडरलाइंग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में एसेट रिकॉर्डेड है उसे हम डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
अगर लेसोर ने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, लेसोर ने कोई लीज इंसेंटिव्स पे किए या कोई और ब्रोकरेज एंड कमीशन कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, उसे हम क्रेडिट कर रहे होंगे। और डेबिट किया जाएगा लीज रिसीवेबल, जिसे हम नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज भी कहते हैं। अब लीज रिसीवेबल में क्या चीजें आएंगी सर? लीज रिसीवेबल में सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी। लीज पेमेंट्स नॉट पेड एट द कमिटमेंट डेट, यानी कि लेसोर लेसी से जो सारी लीज पेमेंट्स रिकवर करेगा, जिसमें डाउन पेमेंट्स हैं, जिसमें रेंटल्स हैं, जिसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, जिसमें टर्मिनेशन पेनल्टीज है, जिसमें एक्सटेंशन पेमेंट्स है, जिसमें बार्गेन परचेज प्राइस है, उन सारी लीज पेमेंट्स की आप प्रेजेंट वैल्यू लीज रिसीवेबल का पार्ट बनाओगे। प्लस अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू का कोई ऐसा पोर्शन है जो कि लेसी ने गारंटी नहीं किया या लेसी की किसी रिलेटेड पार्टी ने गारंटी नहीं किया, यानी कि इसको हम कहेंगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो जो भी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है और जो लीज पेमेंट्स है, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू हम वर्कआउट करेंगे एट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों पेमेंट्स की हम डिस्काउंटिंग करेंगे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज से, और अपने पास एक लीज रिसीवेबल या नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करेंगे। तो कमिटमेंट डेट पे हम अपने पास लीज रिसीवेबल डेबिट करेंगे, अंडरलाइंग एसेट को क्रेडिट करेंगे, कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की उससे क्रेडिट करेंगे, और जो भी हमारी डबल एंट्री का बैलेंसिंग आ रहा होगा ये हमारा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। अगर गेन आएगा तो क्रेडिट होगा, अगर लॉस आएगा तो अकॉर्डिंगली डेबिट हो रहा होगा। अब कमिटमेंट के वक्त हमने लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया और अपने अंडरलाइंग एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर लिया। सब्सिक्वेंटली इस लीज रिसीवेबल के अगेंस्ट हम ओवर द लीज टर्म एक इंटरेस्ट इनकम, एक फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड गुजरेगा वैसे वैसे हम अपने लीज रिसीवेबल को डेबिट और अपने पास इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर रहे होंगे। और जैसे जैसे हम अपने इस लीज रिसीवेबल के अगेंस्ट रेंटल की रिकवरी हो रही होगी तो हम अपने लीज रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे होंगे, और जो भी हमें पेमेंट रिसीव होगी उसे हम डेबिट कर रहे होंगे। तो वक्त के साथ साथ ओवर द टर्म ऑफ लीज फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड की जा रही होगी और रेंटल की रिकवरी को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की। अगर एक अंडरलाइंग लीज अरेंजमेंट लेसोर के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग लीज है, तो ऑपरेटिंग लीज में एसेट के सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि जो भी अंडरलाइंग एसेट है वो लेसोर ही अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज रखेगा और उसे वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट कर रहा होगा। ऑपरेटिंग लीज में लेसोर अंडरलाइंग एसेट को डीरिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर और पेड अकॉर्डिंगली मोस्ट लाइकली डेप्रिशिएट कर रहा होगा। अगर लेसोर ने ऑपरेटिंग लीज में एंटर होने के लिए कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह इनकर की है तो इसे भी हम कैपिटलाइज करके ओवर द लीज टर्म अमोर्टाइज कर रहे होंगे, यानी कि ओवर द लीज टर्म मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। और जो भी ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट में हमारी रेंटल्स हैं, जो हम रेंटल्स रिकवर करेंगे, इसे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अरेंजमेंट में कोई हॉलीडे पीरियड है, कोई बोनस पीरियड है या फिर रेंटल्स आपके अनइवन है, तो आपने इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, यानी जो भी आपके ग्रॉस रेंटल्स का टोटल है इसको आप डिवाइड करोगे लीज टर्म पे और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अपने पास इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग थी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की। इसके बाद हमारे पास लेसोर के केस में ही एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर, यानी कि अगर एक प्लांट एंड मशीनरी का या किसी भी एसेट का मैन्युफैक्चरर या डीलर इस एसेट को लीज पे सेल करना शुरू कर दे, इस एसेट को लीज पे लोगों को देना शुरू कर दे, तो फिर ये हमारे पास अरेंजमेंट कहलाया जाता है फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर। अब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर बेसिकली एक एसेट का मैन्युफैक्चरर या डीलर है। आम हालात में वो इस एसेट को ट्रेड करके सेल करके भी इनकम कमाता है, लेकिन अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसने वही एसेट लीज पे देना शुरू कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। अब एक फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में लेसोर के हाथों में दो तरह की इनकम अराइज होगी। एक तो सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ट्रेडिंग इनकम, जो कि एक एसेट की आउटराइट सेल से अराइज हो रही है, यानी वो एसेट को आउटराइट सेल कर रहा है अंडर द लीज अरेंजमेंट, तो हमारे पास जो भी सेलिंग गेन और लॉस अराइज होगा वो। एंड सेकंड, फाइनेंस लीज इनकम ओवर द लीज टर्म, चूंकि हमने ये एसेट लीज पे सेल करा है तो इंस्टॉलमेंट में हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का एलिमेंट दिया जा रहा है, तो इस इंटरेस्ट को हम ओवर द लीज टर्म इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में भी आपका लीज रिसीवेबल वैसे ही रिकॉर्ड होगा, यानी कि आप सारी लीज पेमेंट्स और अनकनेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों का टोटल अपनी लीज रिसीवेबल का पार्ट बनाएंगे। अब यहां पे हम अपने पास सेल्स क्रेडिट कर रहे होंगे, और सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा दो चीजों के लोअर पे, फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात याद रखिएगा कि सेल्स का नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट,
मार्केट रेट का मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने अपने कस्टमर को कोई आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया हो, लेकिन सेल्स का नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी लीज पेमेंट्स की डिस्काउंटिंग करेंगे मार्केट रेट से, इस नंबर को कंपेयर करेंगे एसेट की फेयर वैल्यू से, और इन दोनों का जो भी लोअर होगा इसे हम अपना सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट कर रहे होंगे। तो आपने लीज रिसीवेबल डेबिट किया, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट किया, और फिर आपने अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया जाएगा एट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रिजर्व वैल्यू। अगर हमारे लीज अरेंजमेंट में कोई रेजिडेंट वैल्यू का पोर्शन अनगारंटेड है, तो जो भी अनगारंटेड रेजिडेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू अगेन यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, इसे हम अपनी एसेट की इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस करेंगे और इतनी अमाउंट से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही होगी। तो बेसिकली हमारे पास एक कंबाइंड एंट्री बन रही होगी, लीज रिसीवेबल डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में अगर आप कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करते हो तो इसे एक तरह से सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, और यहां पर हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को एज अ सेलिंग एक्सपेंस डे 1 पे ही एक्सपेंस आउट कर देंगे, अपने आईआरआर का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो जो भी आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया इसे आप डे 1 पे ही पीएनएल में एज अ सेलिंग एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर में आपके पास आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, घेरने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया, मार्केट से कंसेशनल रेट पे लीज ऑफर किए, तो इस केस में आपने करना ये है कि आपने अपने सेलिंग प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन अपनी फाइनेंस इनकम मार्केट रेट के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है। अब इसको मैनेज इस तरह से करेंगे कि कस्टमर के साथ जो भी लो रेट एग्री हुआ है, इन लो रेट्स को, इस लो रेट को इस्तेमाल करके कस्टमर के रेंटल्स और लीज पेमेंट्स कैलकुलेट की जाएगी। फिर जो भी लीज पेमेंट्स हमने कैलकुलेट की है, उन्हीं लीज पेमेंट्स की हम दोबारा से डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली स्टेप 1 ये होगा कि कस्टमर के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री हुआ है, जो आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री हुआ है, उस रेट को यूज करते हुए कस्टमर की रेंटल्स और फ्यूचर पेमेंट्स कैलकुलेट की जाएगी। फिर उन्हीं रेंटल्स, उन्हीं फ्यूचर पेमेंट्स की दोबारा से डिस्काउंटिंग की जाएगी यूजिंग दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर अकॉर्डिंगली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और सेल रेवेन्यू का नंबर वर्कआउट होगा। तो इफ आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर, selling profit is restricted to that which would apply if market rate of interest were charged. This is done by discounting future lease payments using the market rate of interest. और फिर हमारे पास लेसोर की अकाउंटिंग में एक लास्ट कॉन्सेप्ट था कि अगर एक लीज अरेंजमेंट में लैंड और बिल्डिंग दोनों को साथ लीज पे दिया जा रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या स्पेसिफिक या यूनिक बात आ सकती है। अब देखिए, आम हालात में आपने फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ 5 क्राइटेरियाज देखे थे कि अगर इन 5 में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाए तो इसका मतलब है कि एक एसेट का सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेस इंजॉय कर रहा है, वो लीज आपकी फाइनेंस लीज है। और अगर इन 5 में से कोई एक भी क्राइटेरिया मीट ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये लीज ऑपरेटिंग लीज कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग की, अब लैंड एक ऐसा एसेट है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनडेफिनेट है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट इनडेफिनेट है, यानी इसकी कोई डेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं होती, हम इसको डेप्रिशिएट भी नहीं करते। तो लैंड एक यूनिक किस्म का एसेट है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट इनडेफिनेट है। लैंड की केस में लीज, आपकी फाइनेंस लीज उसी वक्त बनेगी जब उसका टाइटल एक्सप्लिसिटली ट्रांसफर हो रहा हो। अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लैंड का टाइटल लेसी को ट्रांसफर हो रहा है तो सिर्फ वो फाइनेंस लीज है। लैंड के केस में आप बाकी क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे। अगर आपका टाइटल ट्रांसफर हो रहा है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म तो इसका मतलब है ये लीज फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज है। तो लैंड के केस में मैंने लिखा है अकाउंट फॉर एज ऑपरेटिंग लीज अनलेस टाइटल पासेस टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। और बिल्डिंग के केस में हमारी लीज फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उन 5 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं। अब अगर एक लीज अरेंजमेंट में हमने लैंड और बिल्डिंग दोनों को साथ लीज पे दिया है तो आपने अपनी लीज पेमेंट्स को अलोकेट करना होगा कि हमने लैंड के अगेंस्ट कितने रेंटल्स रखें या एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट कितने रेंटल्स रखें। और ये अलोकेशन की बेसिस क्या होगी सर? ये अलोकेशन की बेसिस होगी लैंड और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू के रेशियो में। तो जो भी हमारे पास अंडरलाइंग लैंड और बिल्डिंग जो कि हमने लीज पे दिया है उनकी फेयर वैल्यू के रेशियो में हम अपनी लीज पेमेंट्स को अपोर्शन करेंगे। बिल्डिंग के केस में 5 क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, 5 में से कोई एक क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। लैंड के केस में सिर्फ एक क्राइटेरिया देखेंगे कि अगर लैंड का टाइटल पास हो रहा है तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज लैंड की लीज ऑपरेटिंग लीज कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की सेपरेट लीज अकाउंटिंग करने की भी नौबत आ सकती है। तो यहाँ तक हमारे पास लेसोर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समराइज होती है। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।